Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Interesting one, important one. RTI is now the right to deny information. What is basically what they're trying to say? What is a sense? We'll discuss that. GS paper 2. Strategy on fertilizers paper 3. भितरकनिका नेशनल पार्क प्रीलिम्स. पब्लिक एक्सपेंडिचर पेपर 3. इकोनॉमी से लिंक कर सकते हो, मेन से भी, मेन से ही, प्रीलिम्स में से भी, या यू कैन कनेक्ट इट विद अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन. दिस आर्टिकल ऑल्सो यू कैन कनेक्ट इट विद योर मेन्स. बेसिकली ये आप अपने जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, इसको अर्बनाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हो. सो जब इस पे आएंगे आई विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर. ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं. श्रीराम्स आईएएस हैज़ बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. You can trust the content that is being shared with you. You have comment section. Please do share your feedbacks. Whatever is your genuine feedback coming after listening these sessions, do let me know. You can subscribe to the channel and mark your attendance by liking this lecture also. If you guys are preparing for 2025, so we have this previous year question series that is live daily at 4 p.m. and Mayank Bharadwaj sir take these sessions where he take the previous year questions topic wise, so you can have a look over it. They will going to help you out, क्योंकि जितने आप previous year questions करेंगे उतना ही फायदा होगा. Also, if you are going for 2026 attempt, so there is UPSC foundation course that will give you the complete picture of previous year questions and CSAT, 1-to-1 mentorship. What else? ये जो GS के थीमेटिक सेशंस हैं, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं. रही बात भितरकनिका नेशनल पार्क की, सो इट इज़ नोन फॉर, ये नेशनल पार्क जाना जाता है फॉर होस्टिंग लार्ज नंबर्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर के टाइम पे, राइट. सो दिस नेशनल पार्क इज विटनेसिंग एन अर्ली डिपार्चर ऑफ, जो विजिटर्स आए थे उनके जल्दी डिपार्चर हो गया है. तो हमें बात करनी है इस यहाँ अगर आपको पता हो तो कौन सी नदी बहती है? महानदी, राइट. सो सॉरी, ब्रह्मानी एंड बैतरनी, ये सारी नदियाँ ये भी बहती है. ये नदियाँ हैं जो यहाँ से बहती हैं. ये उड़ीसा के अंदर केंद्रप्पा डिस्ट्रिक्ट से ये नेशनल पार्क पड़ता है. यहाँ पर ये एक सेकेंड रामसर साइट भी इट वॉज डेजिग्नेटेड एज ए. मैं सिर्फ अब भितरकनिका नेशनल पार्क की बात नहीं कर रही हूँ, इसके आसपास जो चीज़ें हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है जी. सो दैट ऑल्सो आई एम डिस्कसिंग हेयर. सो यहाँ पर इट हाउसेज अ वेराइटी ऑफ बैकवाटर्स, एस्चुरीज, डेल्टा. इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज ए सेकेंड रामसर साइट इन उड़ीसा आफ्टर द चिलिका लेक. इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम सुंदरबंस के बाद कहाँ है? यही है. बे ऑफ बंगाल के साथ प्रॉक्सिमिटी लगती है तो यहाँ की जो सॉइल है इट इज़ एनरिच विद सॉल्ट. वेजिटेशन और स्पीशीज़ की बात करें तो मैनग्रोव स्पीशीज़ एंड इंडिगो बर्श, ये सारी आपको ग्रासेस देखने को मिलेंगी. और एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पाए जाते हैं. गहीरमठ बीच जो है वो ऑलिव रिडले टर्टल्स की लार्जेस्ट कॉलोनी वो यहीं पर है. ठीक है. साथ ही साथ देयर आर अदर स्पीशीज ऑल्सो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इट इज़ नोन फॉर, एंड चीतल्स एंड सांबर एंड स्पॉटेड डियर, ये सारी स्पीशीज. ठीक है, कुछ समझने का नहीं था, याद करने का है. मैंने बता दिया है, याद कर लेना. मैप में ज़रूर लोकेट कर लेना, क्योंकि जितना इन चीज़ों को मैप में लोकेट करोगे यू विल गेट द बेनिफिट एट लास्ट. ट्रस्ट मी आउट ऑन दिस. अच्छा, अभी पहले तो कॉन्टेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ये जो आर्टिकल है ना, ये इट्स लाइक अ डिस्कशन. ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है बट वो लाइंस पढ़ देना काम नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या आप बात कर रहे हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है और सिटीजन्स को एम्पावर करना है बाय ग्रांटिंग देम द एक्सेस टू द गवर्नमेंट हेल्ड इन्फॉर्मेशन. आप जाते हो ना, आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, राइट. जैसे मान लो पेपर में कितने नंबर आए हैं, कहाँ पर मार्क्स कटे, कहाँ नहीं कटे. ठीक है. सो इट वॉज परसीव्ड एज अ मीन्स टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. क्योंकि मान लो अगर आप बोल रहे हो कि ज़रा मुझे मेरा पेपर दिखाओ, मेरे नंबर कहाँ कटे हैं, कहाँ नहीं कटे हैं, सो यू आर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी. तो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी रहती है, करप्शन भी कम होता है.
सो इनिशियल जो प्रॉमिस था RTI एक्ट का, what is that? Right to Information Act was introduced as a major step towards making government more open, more accountable, more transparent. Before this law, getting the information was difficult. Officials were not required to share their details about their actions, about their decisions. RTI Act आने के बाद citizens were given that power to ask for the information, right? So mismanagement ho gaya, why there is delay in the public service, so you get the information. People could question the government. They can ask why a road in their area was not repaired, and how the money was spent on the welfare schemes, what decisions are being taken regarding the policies that are affecting them. So this law was special because it recognized the people that they have the right to know what their government is doing. We are in a democracy, right? One of the strongest transparency law in the world, you can say, where people are given that legal protection. You can seek the information बिना डर के. So idea was that कि लोग informed रहे, and it will lead to a fair administration, a responsible administration, right? Despite this powerful beginning, जिसको आप सवाल करेंगे उन्हें पसंद आएगा. Many officials would not like that, right? So that is the context now. That initial excitement about the RTI Act, it started to fade when that bureaucratic resistance and the legal challenges की वजह से that make it harder for the citizens to get the information that they needed. So the question arises, अब यहाँ पर आपको initial promise पता चल गया, landmark piece of legislation that provided effective tool for public oversight. Empowerment was expected. This empowerment that was given, it was expected that it will curb corruption, arbitrariness. One of the best transparency law in the world. But the optimism, जो इससे इतना positivity जो आप देख रहे हैं, the strongest beginning that was surrounding this act, it diminished as the bureaucracy, as the government resisted this shift in power. Changes are, it was hard to get the information now. Now the question is how the RTI Act was weakened. When RTI Act was introduced, it giving the people the power to question, to demand transparency. But what are the things that weakened that? See, मैंने आपको बताया, जिससे आप सवाल करेंगे तो पसंद आएगा, नहीं आएगा, है ना? तो एक तो यही बात है. पहला जो इशू था, that is this bureaucratic resistance and systematic erosion. So there was reluctance of the government officials to जो उनके पास कंट्रोल था ओवर द इंफॉर्मेशन वो देना, राइट? रिकॉग्नाइजिंग कि ये जो ये एक्ट है, इट इज इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग द पावर, है ना, फ्रॉम द पब्लिक सर्वेंट टू सिटीजन्स, आपके पास ही आ रही है. सो थ्रू अमेंडमेंट्स you will make sure कि you weaken that. But there was a strong public opposition that forced to abandon these efforts. Despite there was a gradual, आप लगा सकते हैं इसकी effectiveness जो है, that eroded away. Right? RTI Act set up Information Commission. किस लिए? To handle the complaints. The commissions were meant to ensure transparency. But many information commissioners were retired government officials that were not truly upholding the transparency. They rarely punished the officials who refused to provide the information. Right? मान लो RTI request आपने डाली, नहीं मिली information, so the commissioners, वो होता है ना कि commissioners are appointed and now they are not imposing any penalties for the non-compliance. तो उससे भी this act got weakened. फिर उसके बाद according to the RTI Act, government offices were supposed कि वो आपको information provide करेंगे within 30 days. But that also got delayed. The mandated 30-day period, it was not adhered to. So
देर आर दीज थिंग्स जो आप अपने मेंस में एज इन सी आंसर राइटिंग का सेशन तो अभी ये नहीं है, बट ये कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. सो ओवरऑल इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी कम होगी, अकाउंटेबिलिटी कम होगी, करप्शन हो सकता है, देयर विल बी मिसयूज ऑफ द पब्लिक मनी, देयर नीड्स टू बी पब्लिक अवेयरनेस. सो अ वीक RTI law means more secrecy, more corruption, more misuse of public funds, less investigative journalism, public awareness, right? So this you need to know. You need to fix the legal framework. You need to strengthen the information commissions, right? चलिए आगे बढ़ते हैं with the next article. इससे पहले लेट मी टेल यू, दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय श्रीराम्स IAS, फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली. दिस इज अ पॉडकास्ट सीरीज वेयर 2 बेस्ट फैकल्टीज दे कम अप एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन over some of the hot burning issues. So you can refer it, and number of episodes are out. Whatever they discuss, the main points that you feel, you can write it, you can make notes that will help you out in your mains and in your interview also, right? Apart from it, there are other current affairs series also that are going on the platform. You can refer them also. आगे बात करते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट को लेके, यूरिया के कंजम्पशन को लेके, क्योंकि इंडिया का एम क्या है? टू कैप और रिड्यूस दिस कंजम्पशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है. फार्मिंग के लिए फर्टिलाइजर्स एसेंशियल हैं, ये सबको पता है. दे मेक्स क्रॉप ग्रो बेटर, बट इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस एनफ फर्टिलाइजर्स ऑन इट्स ओन. हमें इम्पोर्ट पे रिलाई करना पड़ता है अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए. सरकार ये चाहती है कि इस टाइम पे हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ लिमिट करें, रिड्यूस करें, स्पेशली यूरिया का, डाई अमोनियम फॉस्फेट का एंड पोटैश, म्यूरेट ऑफ पोटैश, क्योंकि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. अब जो अगर चीज़ इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होगी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? और मान लो आप इसको अनदर, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाएंगे, डॉलर में पेमेंट करेंगे तो डॉलर स्ट्रांग होगा, है कि नहीं? सो इस पे बात करनी है. आप सोचो हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस की क्या प्रॉब्लम आएगी. आप इतना इंपोर्ट कर रहे हो, DAP, MOP, यूरिया, क्या होगा? होगा ये कि रुपी भी डेप्रिशिएट होगा. अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, आप जाओगे डॉलर मांगोगे ना देने के लिए, तो डॉलर एप्रिशिएट होगा, ठीक है? रुपी डेप्रिशिएट होगा. इकोनॉमी है, राइजिंग कोस्ट्स. व्हेन अ वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी फॉल्स अगेंस्ट द US डॉलर, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं दे बिकम मोर एक्सपेंसिव, right? Are you getting my point? So this increases India's spending also on the fertilizers. अगर आप import कर रहे हो बहुत ज़्यादा, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करते हो ताकि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो. फॉर एग्जाम्पल, तो मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमी में लेके चलती हूँ. मान लो ये आपको अपनी कोई एक यूनिट देनी है, ठीक है? पहले US को बेचनी है $1 पे. आप 1 यूनिट दो, आपको $1 मिलेगा. $1 पहले 80 रुपीज़ का था, $1 86 का हो गया. करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है? तो अभी एक्सपोर्टर पहले जब ये 1 यूनिट दे रहा था तो $1 उसको मिल रहे थे. $1 मतलब 80 रुपये मिल रहे थे उसको, और उसकी जो प्रोडक्शन आई थी इस 1 यूनिट को बनाने में, दैट वाज लाइक 81 रुपीज़. तो उसे $1 का फ़ायदा हो रहा था. करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो अब वो जो 1 यूनिट देगा एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो यहाँ पर उसको पहले जहाँ 80 रुपीज़ मिल रहे थे अब 86 मिलेंगे, $5 का फ़ायदा हो गया. तो एक्सपोर्टर के लिए तो फ़ायदा हो जाता है जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो. लेकिन इम्पोर्टर्स को, अगर आप कुछ इम्पोर्ट कर रहे हो तो महंगा पड़ेगा आपको. जहाँ पर आपको पहले 80 रुपये देने पड़ रहे थे अगर $1 के लिए, अब आपको अपने जेब से 86 रुपीज़ निकालने पड़ रहे हैं. Are you getting my point?
राइट। कमिंग बैक, ये मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। फिर यूरिया कंटेन्स, ये सबको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा, अभी मैं एग्रीकल्चर डोमेन की बातें हैं। सो हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस होगी, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, there is imbalance in the nutrient application also. We need to limit the use of it. यूरिया 46% नाइट्रोजन है, पोटैश 60% पोटैश है, एंड डायमोनियम फॉस्फेट जिसमें 46% फॉस्फोरस है, 18% नाइट्रोजन है. दे आर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स दे डोंट नीड सच हाई लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स. जब फार्मर्स इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते, वेस्ट होता है, सॉइल डिग्रेड और ज़्यादा हो जाती है फिर. ठीक है. व्हाट एल्स? वी नीड टू हैव अ बैलेंस फर्टिलाइजेशन. ये मैंने आपको बता ही दिया है. जब हम अपनी डाइट भी लेते हैं तो बोलते हैं ना कि रोटी के साथ थोड़ी सब्जी लो, थोड़ी दाल लो और सैलेड लो, बैलेंस डाइट बोलते हैं ना. तो फर्टिलाइजेशन भी बैलेंस होनी चाहिए. टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एक्सेसिव यूज़ करोगे, सॉइल की हेल्थ ही ख़राब होगी, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. तो आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना है, राइट. सो बैलेंस फर्टिलाइजेशन होगी तो सस्टेनेबल फार्मिंग भी प्रमोट होगी, क्रॉप यील्ड भी एनहांस होगी, और अननेसेसरी जो आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा. अब जब इतना हम एक्सपेंडिचर की बात कर ही रहे हैं, अगला आर्टिकल पब्लिक एक्सपेंडिचर पे आ गया है. मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी है. आरबीआई हैज़ डेवलप्ड दैट. जिन्होंने सेशन नहीं देखा है आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले ही शायद डिस्कस किया है. जिन्होंने देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में बाकियों को बता दीजिएगा. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा जो सरकार करती है. ठीक है. अब सरकार या तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी या सरकार रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी. पता है, जब आपका सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज पे खर्चा हो रहा है वो क्या है? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. जब आपने इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो आप, वो क्या है? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ठीक है. सो ये सारा क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? जब आप मान लीजिए लैंड या बिल्डिंग की एक्विजिशन कर रहे हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. जब आप लोन दे रहे हो ना, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपको वापस उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा. ठीक है. जब डिफेंस पे खर्चा हो रहा है, डिफेंस के अगर ऑपरेशनल कॉस्ट आती है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट. तो वैसे जो डिफेंस पे आप खर्चा कर रहे हो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब एक्सपेंडिचर समझ आ गया क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट. चाहे वो एजुकेशन, जहां पर कलेक्टिव नीड्स पूरी हो रही है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेलफेयर है. इसका मेन मकसद क्या है? टू इंश्योर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन. बात आ रही है समझ में? राइट. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द मनी दैट गवर्नमेंट स्पेंड्स टू प्रोवाइड यू द एसेंशियल सर्विसेज. टू एलोकेट, सरकार पैसा स्पेंड कर रही है फॉर 3 मेन रीजंस. टू इंश्योर दैट द मनी दैट इट इज स्पेंड ऑन द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, टू एलोकेट द रिसोर्सेज एफिशिएंटली. इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, जो पुअर हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, आप फ्री एजुकेशन देते हो, सब्सिडीज देते हो, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जॉब क्रिएशन के लिए इनिशिएटिव्स आते हैं. सरकार का खर्चा करना इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं आप, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, बिजनेसेस के लिए. यू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, राइट. Are you getting my point? So here, अगर आपका खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होगा, दैट इज बेटर क्वालिटी पब्लिक स्पेंडिंग, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में तो इकोनॉमिक बेनिफिट ही होने वाला है. आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये आपका ना एक क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में सरकार को चैलेंजेस फेस करने पड़े व्हाइल दे वर मेकिंग द बजट पोस्ट लिबरलाइजेशन. 1991 से पहले देखो, जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद की बात करें तो देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम हमारा
ध्यान कहाँ था? बैंकों की नेशनलाइजेशन करी हमने, हमें पॉवर्टी कम करनी थी, हमें सेल्फ रिलायंट होना था, फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ गया था, हम वीकर सेक्शंस पे ध्यान दे रहे थे, हमें बैंकिंग को वहाँ लेकर गांव तक लेके जाना था, तो देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ एनपीएज ऑल्सो, सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा। फिर सरकार ने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे जाके कि टैक्सेस इंक्रीज करते हैं, वहाँ से इनकम आएगी, है ना। तो इनकम तो सरकार की आई, वो आई टैक्सेस से, तो वहाँ पर देयर वाज करप्शन ऑल्सो, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम 1947 से पहले थी। फिस्कल डेफिसिट था, एनपीए की प्रॉब्लम थी, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर था ना वो ज़्यादा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। एट लास्ट देयर वर बीओपी क्राइसिस ऑल्सो, क्योंकि उधर ऑयल सप्लाई में, यहाँ ऑयल सप्लाई की वजह से यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, चीज़ों के रेट बहुत बढ़ गए, फॉरेक्स रिजर्व था नहीं, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे, एज इन बहुत कम था एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, ठीक है। तो फिर हम गए आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने लगाई, पैसा तो दिया, हेल्प करी, लेकिन आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस भी लगाई कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करें, राइट। और अपनी जब आप बोरोइंग्स कर रहे हैं, तो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो आप बोरोइंग्स भी करें बाहर से। जब आप बोरो करते हो तो आपकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी होती है, ठीक है। और वो पैसा एट लास्ट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप वापस से उसको रिकवर भी करोगे, ठीक है। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन सरकार की पब्लिक एक्सपेंडिचर में चैलेंजेस क्यों आ रहे थे? क्योंकि एक तो आप लगा लीजिए लोगों की भी कुछ उम्मीदें थी कि हमें सब्सिडीज मिलेंगी, देवर वोटिंग प्रेशर्स ऑल्सो, सब्सिडीज मिलेंगी, फार्म लोन वेवर होगा, ये था। 2008 में देयर वाज ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, तो दिक्कत आई। अभी आप लगा लो देयर वाज कोविड-19 के टाइम पे सब बंद पड़ा था, सरकार ने पैसा डाला, वो क्या था? सरकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको काम आएंगी जब आप अपना आंसर लिखेंगे, राइट। सो 2024-25 का सर्वे के हिसाब से जो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है ईयर ऑन ईयर वो बढ़ा है 8.2%, राइट। यूनियन बजट 2025-26 में सरकार ने 11.21 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब एक्सेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है तो उसके इट लीड्स टू फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो, डेट बर्डन होता है। लेकिन वो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो दैट वॉज द होल आर्टिकल। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, हम यहां पर बात करेंगे अर्बन प्लानिंग की। क्यों बात करनी है हमें अर्बन प्लानिंग की? और अर्बन प्लानिंग की बात कर ही रहे हैं तो सारी बातें होंगी, फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ नाउ। कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, राइट, मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स आए। इट इज शोइंग हाउ सिटीज कैन डेवलप क्विकली, बट दिक्कतें भी समझ आती हैं, सस्टेनेबिलिटी की है, रिजिलियंस की है। अर्बन पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करी जा रही है कि 2050 तक वो 50% रीच कर जाएगी। सिटीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, लेकिन उस ग्रोथ के साथ प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। हाउसिंग शॉर्टेजेस है, ट्रैफिक कंजेशन है, एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक वाटर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इट लैक्स ऑल्सो। और ये प्रॉब्लम और वर्स हो सकती है अगर अर्बन प्लानिंग पुअर होगी, गवर्नेंस वीक होगी, अर्बन प्लानर्स ट्रेंड नहीं होंगे, ओवर क्राउडेड सिटीज हो जाएंगी, पॉल्यूशन होगा, देयर विल बी इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वी नीड रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग। क्यों? क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, मैंने आपको बताया। प्लानिंग मैकेनिज्म्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। वी हैव द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड अर्बन प्लानर्स ऑल्सो। अर्बन गवर्नेंस भी फ्रेगमेंटेड है, राइट। वी हैव आउटडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस भी बहुत लिमिटेड है। देयर आर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। सो वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। हमें अपने अर्बन गवर्नेंस को एनहांस करना पड़ेगा, हमें सिटीज़ को ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे वो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं,
जब हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की बात करते हैं तो उनके पास जो फंडिंग आती है, वी नीड टू गिव देम मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बैंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये डेवलप हुआ थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप देख सकते हैं कि इट इज शोकेसिंग द इफेक्टिव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? So these are the things. I hope things are clear. If any doubt, you can ask me in the comment section. And for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you in the next one. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.